गुड मॉर्निंग। आज 16 मार्च 2026 है और श्रोताओं का स्वागत है इस नए डीप डाइव विश्लेषण में। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से वेस्ट अफ्रीका क्षेत्र और वहाँ के हालिया घटनाक्रमों पर केंद्रित रहेगा। बिल्कुल। एक अत्यंत शांत, पेशेवर और तथ्यात्मक अंदाज में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के इस प्रसारण का शीर्षक है वेस्ट अफ्रीका ब्रीफ, टेरर एक्सपेंशन एंड यूएस री एंगेजमेंट। हाँ, और इसमें हम पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं के मुख्य पैटर्न, उनके स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर एक निष्पक्ष विश्लेषण पेश करेंगे, बिना किसी डर या सनसनी के। सही कहा, सिर्फ तथ्यों पर बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शांति भरी घोषणा करना चाहूंगी। आज का ये प्रसारण प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। राइट। और इसे स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जनरेट किया गया है, जो कि एक एआई पावर्ड न्यूज़ एप्लीकेशन है। हाँ, और प्रोवेव एआई असल में अपने संचालन के 1 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर मार्च के महीने में एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो www.stylonews.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ STYLO डिस्काउंट कोड का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, ये ऑफर मार्च के अंत तक ही वैध है और केवल पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। और स्टाइलो न्यूज़ ऐप के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझा दूं। ये दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। वेट, यानी जो सेना और सरकार यूज करती है वही वाला? हाँ, वही तो। स्टाइलो इंटेल ऑप्स को सरकार, सेना और बड़े एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। इसका अर्थ ये है कि अब आम श्रोताओं के पास एक ऐसे टूल का उपयोग करने का अनूठा अवसर है जो वैश्विक निर्णय निर्माताओं की मदद के लिए बनाया गया है। ओह वाह, ये तो सच में एक हाई लेवल इंटेलिजेंस एक्सेस जैसा हो गया। तो इसी पेशेवर टूल की तरह हमारा आज का मिशन भी क्लियर है। हम क्षेत्र के जमीनी हालात और पिछले कुछ दिनों के तथ्यों पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले विस्तारित सुरक्षा संकट और उसके स्थानीय प्रभाव को देखते हैं। जमीन पर स्थिति काफी तेजी से बदल रही है। हाँ, देखिए, पिछले 2 हफ्तों के आंकड़े ही ले लीजिए। निजर के टिलाबेरी क्षेत्र में लगभग 1300 लोगों की जान गई है। 1300? ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। वही ना। और सिर्फ यही नहीं, नियामे एयरबेस पर भी हमला हुआ है। एक राजधानी के एयरबेस पर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टिलाबेरी क्षेत्र दरअसल एक 3 बॉर्डर एरिया है, जहां निजर, माली और बुर्किना फासो की सीमाएं मिलती हैं। आतंकी समूह इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हैं। राइट। और अगर हम थोड़ा और दक्षिण की तरफ देखें तो नाइजीरिया में भी सुरक्षा चुनौतियां अपने चरम पर हैं। क्वारा स्टेट में 200 लोगों का नरसंहार हुआ है। हाँ, और उसके साथ ही सेंट मेरीज स्कूल के छात्रों वाला मामला भी बहुत चर्चा में रहा पिछले दिनों। बिल्कुल, उन छात्रों की रिहाई के लिए लगभग N2 बिलियन यानी 2 बिलियन नायरा की रैंसम देने के आरोप लगे थे सरकार पर, लेकिन सरकार ने इसका सख्ती से खंडन किया है। देखिए, सरकार का इनकार करना एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिसी डिसीजन होता है। आमतौर पर जब लोग किडनैप होते हैं तो प्रेशर होता है पैसे देने का। हाँ, जज्बाती तौर पर तो यही लगता है कि पैसे देकर जान बचा ली जाए। लेकिन ISWAP या बोको हराम जैसे समूहों के लिए ये किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। रैंसम का पैसा सीधे नए हथियारों और भर्ती में जाता है। तो सरकार उस इकोनॉमिक साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली। ये एक तथ्यात्मक और कठोर मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसमें आतंकियों की आमदनी का स्रोत बंद करना प्राथमिकता है। हालांकि इसका मानवीय मूल्य बहुत बड़ा होता है। राइट। और एक पैटर्न मैं यहाँ देख रही हूँ। स्थिति कुछ ऐसी लगती है जैसे जंगल की आग अब तटीय शहरों यानी कोस्टल सिटीज की तरफ बढ़ रही हो। बिल्कुल सही तुलना है ये। आतंकवाद अब सिर्फ लैंडलॉक्ड देशों तक सीमित नहीं रहा। हाँ, देखिए ना, बेनिन के कॉफिनों में JNIM, जो कि अलकायदा से जुड़ा एक समूह है, उन्होंने 15 सैनिकों की हत्या कर दी। कोस्टल स्टेट्स अब सीधे निशाने पर हैं। और जब आग इस तरह फैलती है तो उसका मानवीय प्रभाव यानी ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। जैसे रिपोर्ट्स में आया कि 1705 नाइजीरियन शरणार्थी वापस लौटे। हाँ, और इसी मानवीय प्रभाव का एक और पहलू है जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा। नाइजीरिया में महिलाओं के स्वास्थ्य डेटा की भारी कमी देखी गई है, विशेषकर यूट्राइन फाइब्रॉइड से जुड़ी जानकारी की।
हाँ, ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब आतंकवाद और यूट्रिन फाइब्रॉइड्स का क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई थी। असल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब असिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा हो, जहां आतंकवादी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हों, तो वहाँ मेडिकल स्टाफ का पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली सरकार का पूरा रिसोर्स सुरक्षा में लग जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जैसी कंडीशंस के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग और डेटा ट्रैकिंग चाहिए होती है। जब क्लिनिक्स तबाह हो जाते हैं या हेल्थ वर्कर्स डर के मारे नहीं जाते, तो ये डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता। ये सच में एक आंखें खोलने वाला तथ्य है कि सुरक्षा संकट का कोलैटरल डैमेज सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए स्थानीय प्रशासन अब अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। ISWAP और अंसुरू जैसे समूह अब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो स्थानीय सेनाएं इसका सामना कैसे कर रही हैं बिना पैनिक किए? वे अब इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस पर ध्यान दे रही हैं। सेनाएं समझ गई हैं कि सिर्फ सैन्य संख्या बढ़ाने से ड्रोन अटैक्स नहीं रोकेंगे, उन्हें बेहतर सर्वेलेंस की जरूरत है। अच्छा, अब इस जमीनी हालात के बाद हम इस बात पर आते हैं कि वेस्ट अफ्रीका के नेता और क्षेत्रीय संगठन क्या कर रहे हैं। मतलब जब दुश्मन एक ही है, तो क्षेत्रीय देश आग बुझाने के लिए दो अलग-अलग फायर डिपार्टमेंट्स क्यों बना रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूकंप है, जो हम इकोवास के विभाजन के रूप में देख रहे हैं। हाँ, देखिए, इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उन्होंने 2000 सैनिकों की एक स्टैंडी फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। ये सैनिक अपने देशों में रहेंगे, लेकिन इनका लॉजिस्टिकल संचालन सिएरा लियोन से होगा, जो कि एक रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट की तरह काम करेगा। ये उनका ट्रेडिशनल तरीका है सिक्योरिटी हैंडल करने का। लेकिन दूसरी तरफ माली, नाइजर और बुर्किना फासो इकोवास से अलग हो गए हैं। उन्होंने AES यानी अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बना लिया है। क्या इससे सुरक्षा व्यवस्था और कमजोर नहीं होगी? देखिए, AES देशों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। उनका नया उद्देश्य CFA फ्रैंक से आर्थिक आज़ादी पाना और नई ट्रेड रूट्स की तलाश करना है। वेट, ये CFA फ्रैंक से आज़ादी वाला पॉइंट थोड़ा विस्तार से समझाएं। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है उनके लिए? असल में CFA फ्रैंक एक कॉलोनियल एरा करेंसी है। इसे फ्रांस का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसके बदले इन देशों को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा फ्रांस के ट्रेजरी में रखना पड़ता है। अच्छा, तो एक तरह से आर्थिक कंट्रोल अभी भी बाहर ही है। वही ना, AES देशों का मानना है कि जब तक ये आर्थिक कंट्रोल रहेगा, वे पूरी तरह संप्रभु यानी सॉवरन नहीं हो सकते। वे परंपरागत दखलंदाजी से बचना चाहते हैं। इकोवास उन्हें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का एक टूल लगता है। राइट, तो एक तरफ इकोवास का सहयोग है और दूसरी तरफ AES की संप्रभुता की मांग। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया का क्या सेंटिमेंट है? लोग किस तरफ हैं? सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया यानी मिक्स्ड सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। एक वर्ग इकोवास के 2000 सैनिकों के स्टैंड बाय फोर्स का स्वागत कर रहा है कि बॉर्डर पर ताकत बढ़ेगी, और दूसरा वर्ग AES की आत्मनिर्भरता को सपोर्ट कर रहा है। एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स काफी स्ट्रांग है वहां। दोनों ही पक्षों के अपने वैलिड और पेशेवर तर्क हैं, बिना किसी पक्षपात के अगर हम देखें। ये सच में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब इस क्षेत्रीय विभाजन को समझने के बाद चर्चा को वैश्विक शक्तियों यानी ग्लोबल पावर्स के दखल होने की तरफ मोड़ते हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में पिछले कुछ दिनों में काफी उथल-पुथल हुई है। हाँ, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका एक बार फिर साहिल क्षेत्र में वापस आ रहा है। माली के साथ इंटेलिजेंस फ्लाइट्स, जिसमें ड्रोन और ISR शामिल हैं, शुरू करने की बातचीत चल रही है। ये एक बहुत ही प्रैग्मेटिज्म भरा कदम है US की तरफ से, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वहां एक अपहरक अमेरिकन पायलट की तलाश भी चल रही है। लेकिन वेट, इसमें एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि मालियन अधिकारियों से US सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं। अभी तो हमने बात की कि माली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से भाग रहा है और अमेरिका उन पर सैंक्शंस हटा रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, कूटनीति में जब प्रैक्टिकल जरूरत होती है तो आदर्शवाद पीछे छूट जाता है। अमेरिका को अपना पायलट ढूंढना है और वहां इंटेलिजेंस फ्लाइट्स ऑपरेट करनी है। इसके लिए माली के एयर स्पेस चाहिए।
तो सैंक्शंस हटाना एक तरह का ट्रांजैक्शनल डील हुआ। एग्जैक्टली एक डिप्लोमेटिक बार्गेन। और अमेरिका जानता है कि अगर वहां आईएसआर फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी तो आतंकवाद और बढ़ेगा। सैंक्शंस हटाकर वे प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस तरफ देखें तो नाइजीरिया में 200 यूएस ट्रूप्स की तैनाती हो रही है, लेकिन नाइजीरिया ने अमेरिका के ट्रांजैक्शनल डील्स को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने स्पेसिफिकली जाम्बिया और जिम्बाब्वे का उदाहरण दिया। हाँ, नाइजीरिया इस वक्त बहुत केयरफुली अपने पत्ते खेल रहा है। वे हिस्ट्री से सीख चुके हैं कि बड़ी शक्तियों के साथ ओवर डिपेंडेंस के क्या नुकसान होते हैं। राइट, इसीलिए शायद वे अब ब्रिक्स, चाइना और रशिया की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। नाइजीरिया को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, इसलिए 200 यूएस ट्रूप्स को आने दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स के लिए वे ब्रिक्स और चाइना के साथ एक बैलेंस बना रहे हैं। तो क्या हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के पर्दे के पीछे एक नया कोल्ड वॉर देख रहे हैं, जहां एक तरफ सैटेलाइट सर्वेलेंस हो रहा है और दूसरी तरफ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बड़ी शक्तियां आपस में टकरा रही हैं? ये तुलना नेचुरल है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से देखें तो ये कोल्ड वॉर जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम? कोल्ड वॉर में देशों को किसी एक कैंप में आना पड़ता था, लेकिन यहाँ अफ्रीकन देश अब पुराने तर्ज पर नहीं चल रहे हैं। वे मल्टीपोलर पार्टनरशिप्स चाहते हैं, यानी बहुध्रुवीय साझेदारी। ओ, मतलब हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा सहयोग, बिना पूरी तरह जुड़े। वही तो। जैसे एक तरफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने नाइजर के हालात पर प्रस्ताव पारित किया, जिसे स्थानीय नेताओं ने सीधे दखलंदाजी माना। दूसरी तरफ फ्रांस नायरोबी में अफ्रीका फ्रांस समिट के जरिए नए नजरिए से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। और अल्जीरिया ने नाइजर के साथ नया आर्थिक और सुरक्षा समझौता कर लिया है, जिसमें ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग पार्टनर्स चुन रहे हैं। चीन, रशिया और वेस्टर्न देश यहाँ प्रभाव जरूर जमाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय सरकार अब कंट्रोल अपने हाथ में रख रही है। ये सच में एक नया दौर है डिप्लोमेसी का। अब इन सब तथ्य और अंतर्राष्ट्रीय दाखिले को देखने के बाद थोड़ा भविष्य की संभावनाएं यानी फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, आने वाले समय में क्या होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इस पर रोशनी डालना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि 2026 के अंत तक इकोवास स्टैंड बाय फोर्स की पूरी तरह से तैनाती हो जाएगी। इस पर निश्चित रूप से नज़र रखनी होगी। और उसके साथ ही माली और अमेरिका के बीच जो ड्रोन सर्वेलेंस एग्रीमेंट्स हैं, उनका अंतिम रूप लेना भी एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होगा। बिल्कुल। और ASS यानी साहेल स्टेट्स द्वारा आर्थिक आज़ादी के लिए नई मुद्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जाना भी क्षेत्र की दिशा तय करेगा। और नाइजीरिया और बेनिन के बीच सीमा पर संयुक्त सुरक्षा अभियान यानी जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नतीजे भी देखने लायक होंगे। राइट। तो अगर श्रोता इन आने वाली घटनाओं पर नजर रखें तो उन्हें इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल के अगले टुकड़े समझने में आसानी होगी। ये सभी कोर्सेज ऑफ एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक तथ्यात्मक और शांत समीक्षा से हम देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय और वैश्विक फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। तो अब यहाँ से हम अपना ये एंकर वाला अंदाज थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि फैक्ट्स पर काफ़ी लंबी और गहरी चर्चा हो चुकी है। हाँ, अब थोड़ा फ्रेंडली टोन में बात करते हैं अपने श्रोताओं से। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, स्टाइलो न्यूज़ ऐप के बारे में विस्तार से समझाना बनता है। जरूर। देखिए, ये एक ऐसी मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी आम व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पर्सनल इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स कस्टमाइज किए जा सकते हैं। यानी जो ब्रीफिंग आज हमने दी, वैसी ही डीप और एनालिटिकल ब्रीफिंग लोग खुद अपने लिए तैयार करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। ये ब्रीफ्स सैकड़ों परंपरागत न्यूज सोर्सेस और एक्स, जो पहले ट्विटर था, उसके डेटा के आधार पर तैयार किए जाते हैं। पूरी तरह से अनबायस्ड और AI पावर्ड। ये तो सच में एक पावरफुल टूल है। तो अगर किसी को भी इस तरह की AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड प्राप्त करनी है तो वो www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ स्टाइलो कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, डिस्काउंट के लिए। बिल्कुल।
तो इसके साथ ही आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आप सभी को यानी श्रोताओं को काफ़ी नई जानकारी मिली होगी। शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि लोग अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टाइलो न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें। हाँ, और अगर आने वाले कार्यक्रमों के लिए कुछ नए विषयों पर यानी टॉपिक्स पर सुझाव हैं तो वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हम नए मुद्दों पर डीप डाइव करने के लिए हमेशा तैयार हैं। नए पर्सपेक्टिव्स हमेशा स्वागत योग्य हैं। और अब कार्यक्रम का अंत एक गहरे और विचार उत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगी। हालिया घटनाक्रम में माली के महान संगीतकार बॉन काना माएगा का निधन हुआ। ओह हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्षति थी। हाँ, उनका संगीत पूरे वेस्ट अफ्रीका और क्यूबा तक को जोड़ता था। यही ना, उनका संगीत एक ब्रिज की तरह था। तो सवाल ये उठता है कि जब देश सीमाओं, आतंकवाद और वैश्विक शक्तियों के इस भारी टकराव में उलझे हैं, तो क्या इस क्षेत्र की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और आपसी भाईचारा, क्या ये सब इस भारी उथल-पुथल को झेल पाएगा? ये सच में एक चुभने वाला सवाल है। एक ऐसी चर्चा जो जियोपॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, और ये एक ऐसी चर्चा है जिसे हमें अपने आने वाले कल के लिए जिंदा रखना होगा। इस बारे में सोचते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। टेक केयर।